अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज़ मी गुलाम नबी, योर बायोलॉजी टीचर। ओके डी क्लास, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 बायो एनर्जेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज आर्टिकल है हमारा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। अभी हम मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस वाला आर्टिकल हमने स्टार्ट किया था, तो उसके अंदर हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस में दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं। एक होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो लाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, और दूसरा होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जिसको डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों की प्रोडक्ट्स भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। तो आज जो हमारा मेजर टॉपिक है दैट इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो बुक के साइड बॉक्स के अंदर इसकी डेफिनेशन मेंशन है। वो कहता है कि लाइट रिएक्शंस के दरमियान में होता क्या है, लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। कि जो एनर्जी सनलाइट से आती है यानी कि सोलर एनर्जी, उसको सबसे पहले एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट के अंदर, और फिर उसको क्या किया जाता है, कन्वर्ट। और कन्वर्ट किसके अंदर किया जाता है, उसको केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो केमिकल एनर्जी है ना, इसमें कन्वर्ट किस तरह से किया जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूसिंग एंड एजिमिलेशन पावर। रिड्यूसिंग और एजिमिलेशन पावर का मतलब क्या है कि उस एनर्जी के अंदर रिड्यूस का मतलब है कि जिस भी कंपाउंड के साथ उसको लगाना है उसके साथ हाइड्रोजन अटैच करवा दिया जाएगा। इसको रिडक्शन या एसिमिलेशन पार्ट बोलते हैं। और इसके नतीजे में बनेगा क्या, जैसे रिड्यूसिंग पार्ट से NADPH हाई एनर्जी मॉलिक्यूल और दूसरा ATP का मॉलिक्यूल बनता है। अब NADPH हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि जब वाटर जो है उसकी ब्रेकडाउन होती है तो ये एक कोएंजाइम जो NADP पॉजिटिव होते हैं, इसके साथ जब हाइड्रोजन जाकर लगते हैं तो ये बन जाता है NADPH। और ये फिर NADPH आगे चल के जब इसकी आप कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन होनी है, जब इसके अंदर से हाइड्रोजन रिमूव होने हैं, तो वो हाइड्रोजन जाके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लगते हैं और ग्लूकोज यानी कि शुगर बनता है। तो बेसिकली ये इसकी डेफिनेशन है। और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में एक चीज याद रखनी है, दो ही इसकी प्रोडक्ट्स हैं। एक है NADPH जो कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, और दूसरा जो एनर्जी मॉलिक्यूल है वो है ATP। तो ये दो चीजें ही इसके अंदर बनेगी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में। और एक चीज याद रखिएगा, इस रिएक्शन के अंदर वाटर की ब्रेकडाउन होती है और ऑक्सीजन इस प्रोसेस के अंदर रिलीज होती है। ये आपने माइंड में रखना है कि इस जैसे आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है और दूसरी रिएक्टेंट हमारे पास वाटर है, तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का रोल नहीं है, बस वाटर का रोल है। और वाटर का जो मॉलिक्यूल है ये क्या करता है, ये जब इसकी ब्रेकडाउन होती है तो इसकी वजह से इस प्रोसेस लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस के अंदर जो ऑक्सीजन है वो रिलीज हो जाती है, और ये ऑक्सीजन रिलीज होके एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन बन जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। अगर मैं बात करूं की इवेंट्स की कि इस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में काम कौन कौन से होते हैं, की इवेंट्स कौन से हैं, तो पहला की इवेंट बनता है हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। के जो हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है मेनली उसके अंदर क्लोरोफिल है। ठीक है, तो सबसे पहले वो लाइट एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। पीछे हमने फोटो सिस्टम में ये मैकेनिज्म पढ़ा था। उसके बाद डियर स्टूडेंट सेकंड इवेंट ये होगा कि ये जो जब वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होंगे, ठीक है, तो वो जो है इसके अंदर से एनर्जी को रिलीज करेंगे। यहाँ पर ये है कि जैसे ही लाइट एनर्जी जो है उसको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे ही वो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, उस लाइट एनर्जी के एब्जॉर्ब होने की वजह से उस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं, उनकी एक्साइटेशन हो जाती है, उनका एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाता है। अब जैसे ही एनर्जी लेवल उनका इंक्रीज होगा, थर्ड स्टेप आता है कि फिर आपके पास ATP एनर्जी करेंसी और दूसरा हायर एनर्जी मॉलिक्यूल जो कि NADPH है, इसकी फॉर्मेशन होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ, दैट इज फोस्फोराइलेशन, फोटोफोस्फोराइलेशन। देखें, फोटो का मतलब होता है लाइट, फोस्फोराइलेशन का मतलब होता है ATP की फॉर्मेशन होना। तो इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन के अंदर वो कहता है फॉर्मेशन ऑफ ATP। ATP का बनना इज द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। के अगर हम अभी सिर्फ हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो इस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर ATP का बनना ये बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप यही है, ATP का बनना।
तो इसको बोलते हैं फोस्फोराइलेशन। डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो फोटोफोस्फोराइलेशन है ना, ये दो तरह की हो सकती है। एक होती है आपके पास नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन और दूसरा होता है साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन। अब देखें, दो तरह की फोटोफोस्फोराइलेशन है, एक नॉन साइक्लिक है और एक साइक्लिक है। तो आज का जो हमारा मेजर टॉपिक है उसके अंदर हमने देखनी है कि ये जो फोटोफोस्फोराइलेशन है ये नॉन साइक्लिक मैनर में किस तरह से होती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम उसका साइक्लिक मैनर देखेंगे, आज हम देख रहे हैं नॉन साइक्लिक। तो मैं दोबारा से रिपीट करवा रहा हूं, दो तरह के रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस में, लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट। लाइट इंडिपेंडेंट की बात करें तो उसके अंदर होती है फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन। वो आगे से दो तरह की होती है, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक। चाहे साइक्लिक है चाहे नॉन साइक्लिक है, दोनों के अंदर ही फॉर्मेशन किसकी है, एटीपी की, और वो किसके पार्ट से, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के। डियर स्टूडेंट्स, अब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या चीज है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये यूजुअल वे है प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। आम सा तरीका है एटीपी बनाने का, या जिस प्रोसेस के जरिए एटीपी बनती है उसी तरह का एक मेथड है नॉन साइक्लिक। अब ये क्या है, होता कब है, ड्यूरिंग लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, क्योंकि दोनों ही लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के अंदर ही होंगे। अब नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन या पाथवे के अंदर होता क्या है, दो सिस्टम्स आपके पास होते हैं। एक सिस्टम होता है PS1 फोटो सिस्टम 1 और दूसरा होता है फोटो सिस्टम 2। सबसे पहले डायग्राम पे आ जाए, ये फोटो सिस्टम 2 है, ये फोटो सिस्टम 1 है। पहले 2 आता है उसके बाद 1 आता है। डिफरेंस सिर्फ यही है कि क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल A दोनों के रिएक्शन सेंटर के अंदर जो वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है वो डिफरेंट होती है। इसके अंदर जो है P68 क्लोरोफिल होता है, इसके अंदर P700। फोटो सिस्टम 1 में P700, प्रीवियस टॉपिक में इसकी डिटेल हम पढ़ के आ चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब ये दोनों फोटो सिस्टम्स जो हैं वो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स के अंदर आगे चल के हम देखते हैं किस तरह से दोनों फोटो सिस्टम इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पाथवे के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स भी कितनी होती हैं, 2। अब हम देखते हैं इसके स्टेप्स की तरफ आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्टेप के अंदर सबसे पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटो सिस्टम 2। सबसे पहले लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है किसने, फोटो सिस्टम 2 ने। ये आ गया हमारे पास फोटो सिस्टम 2। डियर स्टूडेंट्स, अब देखें फोटो सिस्टम 2 के ऊपर जब आकर क्या पढ़ते हैं, लाइट एनर्जी या फोटोन्स आके इसके ऊपर पड़ते हैं, तो ये लाइट एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो देखें, जैसे ही लाइट फॉल करती है फोटो सिस्टम 2 के ऊपर, तो इसका जो एनर्जी लेवल है वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का एंटीना सेंटर के अंदर राइज कर जाते हैं। अब देखिए होता क्या है, जैसे ही लाइट एनर्जी आके पड़ी, ये ग्रीन कलर के मैंने सारे एंटीना सेंटर बनाए हैं, तो जब इनके ऊपर फोटोन्स आके स्ट्राइक करते हैं तो इनका जो एनर्जी लेवल है, क्या है, एनर्जी लेवल, ये सारे के सारे एंटीना सेंटर हैं, ठीक है। इसके अंदर ये जो ग्रीन कलर के बने हुए हैं ये है जी क्लोरोफिल। तो एंटीना सेंटर के अंदर जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे ग्रीन कलर के वो मॉलिक्यूल्स हैं। वो कहते हैं जब इनके ऊपर आकर लाइट पड़ेगी तो एंटीना सेंटर के क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स का जो एनर्जी का लेवल है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि लाइट से एनर्जी आ रही है, सोलर एनर्जी आ रही है, वो इनके इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल इंक्रीज कर जाएगी। अब डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही एनर्जी लेवल इनका इंक्रीज होगा तो अब यहां से ना क्या होगा, दो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, मूव फ्रॉम देम एंड पास टू द डिफरेंट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। अब देखें यहां से क्या होता है, जैसे ही यहां पर आए, यहां से दो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल ज्यादा हो गया, अब वो एक्साइटेड स्टेट में मूव करेंगे। वो क्या करेंगे, एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, करते 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 ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं ये कहां पर पहुंचेंगे, रिएक्शन सेंटर में। ये जो मैंने रेड कलर का बनाया हुआ है ये आपके पास क्या है, रिएक्शन सेंटर, और ग्रीन कलर के जो क्लोरोफिल है सारे के सारे वो एंटीना सेंटर है, या एंटीना कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं आप इसको। ये रिएक्शन सेंटर रेड कलर का है। अब देखें तो वो इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम देम एंड पास टू डिफरेंट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, एक से दूसरे डिफरेंट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के पास से वो गुजरते जा रहे हैं, इस तरह एक दूसरे की तरफ पास करते जा रहे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स है, मैंने बताया कि अल्टीमेटली रिएक्शन सेंटर जो क्लोरोफिल P68 है, ठीक हो गया, क्लोरोफिल P68,
ये क्लोरोफिल P68 है जो कि किस जगह पर प्रेजेंट है, रिएक्शन सेंटर में। ये इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली पास कर जाएंगे इस रिएक्शन सेंटर के अंदर क्लोरोफिल P68 के पास। अब डियर स्टूडेंट्स होगा क्या, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर वो ये बात डिस्कस करता है, ड्यू टू एनर्जी बूस्ट ऑफ P68 क्लोरोफिल। अब ऑब्वियस बात है कि रिएक्शन सेंटर में जो P68 क्लोरोफिल ये रेड कलर का बना हुआ है, इसका एनर्जी लेवल भी क्या करेगा, बूस्ट करेगा, क्योंकि इसके पास एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। तो वो क्या करेगा, इट्स टू इलेक्ट्रॉन्स पास टू द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब देखें यहां से जब इसका एनर्जी लेवल इसके रिएक्शन सेंटर के क्लोरोफिल P68 का एनर्जी लेवल बढ़ा तो उसने यहां से क्या इमिट कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्या इमिट कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर वाली जगह पर जो स्ट्रक्चर है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये एक चीज याद रखनी है, ये फोटो सिस्टम 2 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास कर जाएंगे, ठीक है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास कर गए तो अब इसके पास अपने तो कोई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है, क्योंकि उसने तो पास कर दिए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे ना अब वो यही बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हुआ है ना यहाँ पे, इस क्रिएट को फुलफिल करने के लिए क्या होगा आगे चल के देखते हैं। क्रिएटेड इन P680 जो क्लोरोफिल ए है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हो गया। अब वो क्रिएट होने की वजह से ये जो क्लोरोफिल ए P68 680 है, ठीक हो गया, ये क्या बन जाता है आपके पास, ये बन जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। तो देने के बाद ये P680 क्या बन जाएगा आपके पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डियर स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, मतलब कि वाटर की यहाँ पे अब ब्रेकडाउन होनी है। किस तरह से, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस रिएक्शन के अंदर क्या चीज मौजूद होती है आपके पास, वाटर, और वो वाटर जो है उसकी फोटोलाइसिस या ब्रेकडाउन होगी। अब देखें यहाँ पे पड़ा हुआ है वाटर का मॉलिक्यूल H2O। अब होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हुआ है ना क्लोरोफिल के अंदर, P68 में इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हुआ है, हम ये चीज बार बार पढ़ रहे हैं। तो ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हुआ है फिल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वाटर। आगे चल के हम देखते हैं कि वाटर से 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इस वाटर से और वो इसको फिल करते हैं, किस तरह से, नेक्स्ट मूव करके आगे चल के देखते हैं। व्हेन वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट्स विद ऑक्सीडाइज्ड क्लोरोफिल, ठीक है। अब वो कहता है कि ये जो क्लोरोफिल ऑक्सीडाइज है जिसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया है, एमिट कर दिया। जब वाटर का मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। जैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल ने इसके साथ रिएक्ट किया, जो क्लोरोफिल PS2 जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना हुआ है, इट ब्रेक्स इनटू 2 हाइड्रोजन आयंस। अब देखें लेट्स सपोज ये वाटर का मॉलिक्यूल है, मैं इधर आपको बनाकर दिखा देता हूं। ये जैसे ही क्लोरोफिल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, ये 2 चीजों में डिवाइड हो जाएगा। एक इसके अंदर बन जाएंगे हाइड्रोजन आयंस और दूसरा इसके अंदर बन जाएंगे ऑक्सीजन। अब देखें यहां पर भी इसी तरह ही हुआ है कि 2 हाइड्रोजन्स यहां से क्या हो गए हैं, सेपरेट, 2 हाइड्रोजन अलग हो गए। यहां पे उसने लिखा है 2 हाइड्रोजन क्योंकि अब सेपरेट हो गए तो वो आयंस बन गए, 2 हाइड्रोजन आयंस बन गए यहां पे। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट वो ये बात कर रहा है, एक इसके अंदर ऑक्सीजन एटम बनेगा, ठीक है, विच कंबाइंस विद एन अदर ऑक्सीजन टू फॉर्म O2, ठीक है। अब देखें यहां पे O2 इसने इस तरीके से लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन यहां पर एक ही है, ठीक है। ये O2 1/2 का मतलब है क्या है कि O2 का हाफ ऑक्सीजन, पहले होता है एक ऑक्सीजन, जब वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो अल्टीमेटली यहां पर किस चीज की फॉर्मेशन हो जाएगी, O2 की। और O2 के अंदर आपने ये चीज याद रखनी है कि ये इस रिएक्शन से क्या हो जाएगा, रिलीज एज एन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द एयर। ये इस स्टेप से क्या होने वाली है, रिलीज। तो अब आपके पास बच गए 2 हाइड्रोजन और अल्टीमेटली 2 हाइड्रोजन सेपरेट हुए या अलग हुए, तो दैट मींस 2 हाइड्रोजन का अलहदा होने का मतलब ये है कि साथ ही क्या बन गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स भी बन गए आपके पास। ले स्टूडेंट यहां तक अब हम पहुंच गए हैं। अब देखें ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बने हैं ना, वो जो क्लोरोफिल P680 खाली हुआ था ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन इस स्पेस को क्या कर देंगे, फिल। और क्वेश्चन यहां पर अगर आ जाए कि फ्रॉम वेयर दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग, तो दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, ये इसका आंसर है। स्टूडेंट थर्ड स्टेप, अच्छा
तो यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग हुई, इसको बोलते हैं फोटोलाइसिस। थर्ड स्टेप के ऊपर अगर आ जाए, अब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे फोटोसिस्टम 2 से फोटोसिस्टम 1 के पास। ये फोटोसिस्टम 2 है, इधर से 1 के पास ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करने हैं। अब देखते हैं किस तरह से। स्टेप 1 के अंदर फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स जो p680 के थे उनको देखें, ये पहले जो p680 के 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो था ps2 का, इसने क्या कर लिया, ps2 फोटो सिस्टम 2 का इसने रिसीव कर लिया। फिर इसने जब उसको रिसीव किया, अब उसके बाद क्या होगा, नाउ दीज इलेक्ट्रॉन पास टू ps1। जो क्लोरोफिल के पास इलेक्ट्रॉन्स की खाली जगह बची थी उसको वाटर ने फिल कर दिया, और इसके अपने जो इलेक्ट्रॉन्स इसने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दिए थे, अब वो पास करना शुरू कर देंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक हो गया। और कहां पर पास करेंगे, फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 की तरफ। ये जगह जगह पर आपको इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये यहां से फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 की तरफ पास करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 3 चीजें होती हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करते हैं, फिर पास कर देते हैं नेक्स्ट जगह पर, फिर रिसीव करते हैं, फिर पास कर देते हैं नेक्स्ट जगह पर। अब सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा आपके पास एक इलेक्ट्रॉन कैरियर जिसका नाम है PQ। इसको प्लास्टो क्यूनीन भी बोल रहे हैं, ठीक है, प्लास्टो क्विनोन। ठीक है, ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद इसने इलेक्ट्रॉन्स को पास कर दिया साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ। डियर स्टूडेंट, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को पास कर देगा प्लास्टोसाइलिन की तरफ। तो ये तीनों क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। वो कहते हैं जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते जाते हैं ना, देखें PQ की तरफ, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ, और अल्टीमेटली PC की तरफ, तो अल्टीमेटली इनका जो एनर्जी लेवल है, यहां पर इलेक्ट्रॉन का जो जैसे जैसे वो आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, इनका एनर्जी लेवल भी डिक्रीज करता जाता है। अब वो यहां पर ये बात कर रहे हैं कि इनका जैसे ही एनर्जी लेवल डिक्रीज होगा, एंड यूज बाय थैलाकोइड मेम्ब्रेन टू प्रोड्यूस ATP बाय कीमियोस्मोसिस। कीमियोस्मोसिस हमारे नेक्स्ट टॉपिक है, उसको हम यहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे एनर्जी लेवल डिक्रीज होता है, ये एनर्जी लेवल को थैलाकोइड की मेम्ब्रेन्स यूज करती हैं। कौन यूज करता है, थैलाकोइड की मेम्ब्रेन। थैलाकोइड क्यों, क्योंकि ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हमेशा थैलाकोइड की मेम्ब्रेन्स पर ही होता है। तो थैलाकोइड की मेम्ब्रेन ने इस एनर्जी को यूज किया, और अल्टीमेटली इस जगह पर या इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए उन्होंने क्या बना दिया, ATP। तो पहला प्रोडक्ट जो हम बनाने में कामयाब या सक्सेसफुल हो चुके हैं वो है हमारे पास ATP का स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां पर पहला जो स्ट्रक्चर बना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, वो हम लोगों ने यहां से बनाया ATP। स्टूडेंट, अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर रह गया, और वो है NADPH। वो देखते हैं अब किस तरह से बनता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, अब यहां तक फोटो सिस्टम 2 का तकरीबन काम खत्म हो गया। अब हम आ जाएंगे फोटो सिस्टम 1 पे। स्टूडेंट, फोटो सिस्टम 1 के अंदर क्या कहते हैं, इन द नेक्स्ट स्टेप एनर्जी एब्जॉर्ब बाय PS1। अब देखें, सबसे पहले यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब की थी PS2 ने, जो सनलाइट से आई थी। अब जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि फोटॉन्स जो हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जो फोटॉन्स हैं, सॉरी लाइट एनर्जी है, उसको एब्जॉर्ब कौन कर रहे हैं, फोटो सिस्टम 1 के जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं। किस तरह से देखें, वो कहते हैं PS1 लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जैसे वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, सेम जिस तरह यहां पर प्रोसेस हुआ, यहां पर भी वही प्रोसेस होगा। एनर्जी लेवल टू इट्स क्लोरोफिल बूस्ट टू हाई लेवल। इसके जो क्लोरोफिल की एनर्जी है, सॉरी ये क्लोरोफिल की एनर्जी है, वो बूस्ट कर जाएगी। जब वो बूस्ट कर जाएगी तो ऑब्वियस बात है वहां से क्या एमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। अब वो इलेक्ट्रॉन्स इस क्लोरोफिल के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस तरह करते करते पास करते जाते हैं इस पूरे के पूरे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स पे। वो कहता है इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स P700 ऑफ रिएक्शन सेंटर पास टू PEA ऑफ PS1। अब देखें, जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स पास करते जाएंगे, अल्टीमेटली वो रिएक्शन सेंटर के पास आएंगे। अब ये रिएक्शन सेंटर 1 वाले का नहीं है, ये 2 वाले का नहीं है, बल्कि ये रिएक्शन सेंटर फोटो सिस्टम 1 वाले का है। और फोटो सिस्टम 1 वाले का जो रिएक्शन सेंटर है वो P700 क्लोरोफिल A होता है, क्योंकि इसने 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स P700 क्लोरोफिल A के पास आएंगे, तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स को पास कर देगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, जैसे इन्होंने किया था। बट वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो PS यानी कि फोटो सिस्टम 2 के नहीं है, बल्कि फोटो सिस्टम 1 के हैं। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स PS2 से
फिल द होल। अब यहां पर क्वेश्चन था ना कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन यहां पर चले गए Pe1 के पास, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की जगह पे होल कवर हुआ था, उस होल को किसने कवर किया था? उसको जो हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन्स आए थे उन्होंने कवर किया था। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को ये वाले इलेक्ट्रॉन्स 2 दे रहे हैं, तो यहां पर भी तो होल क्रिएट होगा। ये देखें, यहां पर भी तो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हो रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन के होल को रिएक्शन सेंटर में कंप्लीट करने के लिए कहां से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? तो वो इलेक्ट्रॉन आएंगे जी PS1 से। ये जो PS1 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए इलेक्ट्रॉन जो PS2 फोटो सिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन्स PS फोटो सिस्टम 1 की तरफ आ रहे हैं, वो इस इलेक्ट्रॉन होल को क्या कर देंगे? फिलअप कर देंगे फोटो सिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन होल को। और क्यों? क्योंकि उस रिएक्शन सेंटर ने अपने इलेक्ट्रॉन्स प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दे दिए। तो इसकी जगह को फिल करने के लिए यहाँ पे दोबारा से वाटर की फोटोलाइसिस नहीं हो रही, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं फोटो सिस्टम 2 से इस होल को क्रिएट करने के लिए या फिल करने के लिए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो ये पॉइंट हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि PS2 से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इस होल को फिल करने के लिए P700 क्लोरोफिल के रिएक्शन सेंटर के होल को। स्टूडेंट नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम PS1 टू NADPH। अब हम फॉर्मेशन करने लगे। अब PS1 से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, देखिए हमने पढ़ा था ना 2 इलेक्ट्रॉन्स प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो फोटो सिस्टम 1 का है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले चले गए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स करेंगे क्या? वो जो ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ना PS1 का, वो इन फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स जो कि 2 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, उनको पास करेगा एक खास किस्म के स्ट्रक्चर के पास, खास किस्म के एंजाइम के पास, या खास ये आप कह सकते हैं खास किस्म के कैरियर के पास। इसका नाम होता है फेरिडोक्सिन, ठीक है, FD। इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन फेरिडोक्सिन के पास कर दिए। अब फेरिडोक्सिन इस एंजाइम को जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके साथ क्या करेगा? फेरिडोक्सिन इनको एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद क्या करेगा? एंजाइम NADP रिडक्टेस, एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है NADP रिडक्टेस। NADP रिडक्टेस काम क्या करेगा? वो काम ये करेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स FD के पास, फेरिडोक्सिन के पास हैं, NADP रिडक्टेस इन इलेक्ट्रॉन्स को फेरिडोक्सिन से लेगा, ठीक है। फेरिडोक्सिन से वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके पास करेगा किसको? NADPH को, NADP पॉजिटिव को, सॉरी, NADP पॉजिटिव के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आए। फिर उसके बाद NADP पॉजिटिव के पास एक और चीज आई और वो थे हाइड्रोजन आयंस। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हुए और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट होने के बाद हाइड्रोजन आयंस एक्सेप्ट हुए NADP पॉजिटिव के पास, और ये करवाए किसने? NADP रिडक्टेस एंजाइम ने। तो यही जो NADP पॉजिटिव था, ये आगे चल के एरो से आप देख सकते हैं ये रिड्यूस होके क्या बना रहे हैं? NADPH। और ये आपके पास एक हाई एनर्जी, इस रिएक्शन के अंदर हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बनता है और वो होता है NADPH। तो डियर स्टूडेंट्स, सेकंड प्रोडक्ट भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जो कि था लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, और उसके अंदर से हमने देखा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।